सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूं चिराग शर्मा एंड वेलकम टू सी एच एजू पॉइंट। हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज, जो कि कम्प्लीटली एक फ्री कोर्स होने वाला है यूट्यूब पे हमारा। एंड बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है दैट व्हाई शुड वी लर्न सी इन 2025 और मे बी 2026। बिकॉज आज अगर आप किसी से पूछोगे कि सी लैंग्वेज सीखना चाहिए या नहीं, तो मैक्सिमम लोगों का जवाब आपको ये मिलेगा कि क्या लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो कोई बोलेगा पाइथन सीखिए, कोई बोलेगा जावा सीखिए, कोई बोलेगा कुछ और डेटा साइंस ये वो। बट द पॉइंट इज, आप जब एक घर बनाने जा रहे हो, तो जब अगर आपकी नींव जो होता है ना, जो फिक्सेशन होता है, अगर वो कच्चा है, तो वह आप कभी भी एक मजबूत घर नहीं बना पाएंगे। तो वैसा ही कुछ है हमारे सी लैंग्वेज के साथ में। बिकॉज कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ तो, अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, अगर आपके सिलेबस में सी है, तो फिर तो आपको सीखना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये, इट इज़ अ फाउंडेशन। अगर आपने सी और सी प्लस प्लस ये 2 लैंग्वेजेज़ बहुत अच्छे से अगर सीखी हैं, बहुत अच्छे से पढ़ी हैं, तो डेफ़िनेटली इसके बाद आप चाहे जावा सीखिए, चाहे आप पाइथन सीखिए, आप कुछ भी सीखिए, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि एक जो बेस बना देती है ना सी, उसका बात ही अलग होता है। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सी लैंग्वेज क्या है ना? तो सी लैंग्वेज इज़ अ जनरल पर्पस, प्रोसीजरल, इम्पेरेटिव कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? जिसको डेनिस एम रीची ने 1972 में बेल लैबोरेटरीज में बनाया था फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये इसका बनाने का पर्पस था यूनिक्स। ओके, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए और उसको कोड करने के लिए इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि सबसे पहले तो हम ये चर्चा कर लेते हैं कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ठीक है? तो प्रोग्रामिंग की जब हम बात करते हैं, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? तो प्रोग्रामिंग का मतलब है कहीं न कहीं गिविंग इंस्ट्रक्शंस, है ना? इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको अपने छोटे भाई को कुछ सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट भेजना है, बट ही वो उसको रास्ते नहीं मालूम है। तो हाउ विल यू टेल दैट गाय? आप उसको बोलोगे कि यहाँ से आप स्ट्रेट जाना, स्ट्रेट जा करके राइट लेना, राइट लेकर के फिर 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर आगे चलने के बाद फिर एक टर्न आएगा, वहाँ से सर्कल से आपको लेफ्ट तरफ जाना है। इस तरीके से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, राइट? तो सेम होता है कंप्यूटर के साथ में। कंप्यूटर देखिए एक मशीन है। व्हाट इज़ कंप्यूटर? सबसे पहले तो देखो, जो क्लासिक डेफिनिशन है, जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, है ना? कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हम बचपन से यही चीज़ सीखते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो यार देखो, ये पंखा भी है ना? ये पंखा भी है, ये लाइट भी है, बहुत कुछ है। लेकिन ये इसको हम कुछ भी काम नहीं करवा सकते इससे, है ना? कंप्यूटर से हम बहुत सारे काम करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं? क्योंकि उसके अंदर होता है एक सीपीयू नाम की चीज़ होती है ना? जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर चिप लगा होता है, एक छोटा-सा चिप लगा होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को एग्ज़ीक्यूट करता है ना? तो हम कंप्यूटर से बात करेंगे, उसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि भाई जैसे मान लो कि मुझे कंप्यूटर को बोलना है कि 2 + 2 करके दे। उसको नहीं पता है कि 2 + 2 क्या होता है। हुँ? हमको चाहिए आंसर। 2 नंबर्स का एडिशन करवाने का एक हमें कैलकुलेटर बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस से हमें 2 नंबर्स ऐड करने का कैलकुलेशन बनाना है, तो हम उसको बताएँगे कि सबसे पहले तो तुम्हें पहला नंबर लेना पड़ेगा, जिसको तुम ए में स्टोर करोगे। फिर तुम्हें दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, जिसको तुम बी वैल्यू दोगे, ठीक है? फिर ए प्लस बी करोगे और उसको कहीं न कहीं आप सी में सेव कर दोगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप उसको सी जो आपने जिसमें आपने रिज़ल्ट सेव किया, उसको फिर स्क्रीन पर प्रिंट कर दोगे। तो ये इतना आपको एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताना होता है ना? और इसको एक ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट में रिप्रेज़ेंट करने का तरीके को बोलते हैं फ्लो चार्ट। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट, ठीक है? तो ये होता है ग्राफ़िकल तरीके से रिप्रेज़ेंट करना। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के होता है। कंप्यूटर फ्लो चार्ट को नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है कोड को। कंप्यूटर एक्चुअली कोड को भी नहीं समझता। सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, तो वो होता है कि इंग्लिश, क्योंकि ये यूनिवर्सल लैंग्वेज मानी गई है, सब लोग मैक्सिमम कंट्रीज़ में बोली जाती है, तो इंग्लिश लाइक एक लैंग्वेज बनाई जाती है, ठीक है? जिसको हम प्रोग्रामर्स, हम डेवलपर्स आसानी से समझ सकें, कंप्यूटर को समझने के लिए नहीं होती। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिससे कंप्यूटर से आप कम्युनिकेट करते हो या उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो। नो, यू गिव यू राइट इंस्ट्रक्शंस जस्ट बिकॉज़ आप उसको समझ सको, ठीक है? फिर ये जो आप इंस्ट्रक्शन लिख दिए हो यहाँ पे, मान लो कि मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे कि भाई प्रिंट करना है। प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है?
तो प्रिंट करना है चिराग, है ना? मेरा नाम प्रिंट कर देते हैं। तो चिराग आप प्रिंट करोगे, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? तो देयर आर मतलब कंप्यूटर के पास एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरनली, या उसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अगर कंप्यूटर में नहीं है। उसको बोलते हैं, बेसिकली 3 तरीके की चीज़ें होती हैं ना? एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, ठीक है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर ही होता है। तो कंपाइलर का मतलब ये होगा कि वो आपके पूरे प्रोग्राम को एक बार में ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जो आपका कंप्यूटर समझता है। हुँ? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, बस इतना ही फ़र्क है दोनों में, ठीक है? तो ये एक बार में पूरा कंपाइल कर देगा प्रोग्राम को उस लैंग्वेज, मतलब ट्रांसलेशन कर देगा। जैसे होता है ना गूगल गूगल ट्रांसलेट आपने यूज़ किया होगा, कि इंग्लिश कहीं पे लिखी है, आपको नहीं पढ़ने में आ रही है, आपने उसको स्कैन किया, ट्रांसलेट किया, तो वो हिंदी में कन्वर्ट हो गया। उसी प्रकार से इसको भी आप, मतलब ये एक ट्रांसलेटर्स है, ठीक है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर है। तो ये कंपाइलर क्या करेगा? वन गो में, है ना? वन गो में पूरा का पूरा कंपाइल कर देगा। इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा, है ना? लाइन बाय लाइन करेगा। अब क्या होगा कि जैसे इसने पूरे, और फिर आपको एरर्स दे देगा, है ना? तो इंटरप्रेटर जिस लाइन पे एरर आ गई वहाँ पे अटक प्रोग्राम को रोक देगा। फिर आप एरर रिज़ॉल्व करोगे, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये डिबगिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ना, डीबग के लिए। डीबग का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्स में से जब हम एरर्स फाइंड आउट करते हैं या उसको सॉल्व करते हैं, अगर अटक रहा है तो। कंपाइलर एक बार में आपको इकट्ठे एरर दे देता है, फिर आप उसको रिज़ॉल्व करो, ठीक है? तो अब ये कन्वर्ट किस में करते हैं? कौन-सी लैंग्वेज होती है जो सिस्टम को समझ में आती है? तो वो होती है मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है? मशीन लैंग्वेज है जो समझ में आती है सिस्टम को, वो होती है बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि ज़ीरोज़ एंड वन्स के फॉर्मेट में होती है, ठीक है? इसको बाइनरी भी बोलते हैं, बाइनरी, ठीक है? इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बोला जाता है। इसीलिए आप बोलोगे कि जब आप फिज़िक्स पढ़ते हो, आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स पढ़ते हो, आईसीज़ पढ़ते हो, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं, ऑन एंड ऑफ में, यानी कि ज़ीरोज़ एंड वन्स में रिप्रेज़ेंट किए जाते हैं गेट्स में। तो ये होता है, इस डिटेल में नहीं जाएँगे, एक अलग सब्जेक्ट है, इसको अलग से पढ़ेंगे, इसके लिए भी एक कोर्स आएगा चैनल पे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, आपको सारे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए अब नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड बोल रही है कि सी प्रोग्रामिंग क्यों सीखनी है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सी प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग में बता दिया कि सीखने की नीड क्या है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है इस वीडियो में। सबसे पहले इट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? इट कैन बी यू कैन यूज़ द स्किल्स लर्न इन सी टू मास्टर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने आपको वही बोला कि देखो, अगर ये सी ये जो है ना, एक फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, और आपको काफ़ी ईज़ी पड़ेगी बाकी लैंग्वेजेज़ समझना। यू कैन यूज़ सी प्रोग्राम टू राइट एफिशिएंट कोड्स एंड डेवलप रोबस्ट प्रोजेक्ट। तो आप देखिए, इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, एफिशिएंट कोड लिख सकते हो। तीसरी बात ये जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि कहीं न कहीं ये कंप्यूटर हार्डवेयर और मेमोरी से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। इसका डिसएडवांटेज भी कहीं न कहीं यही होता है, बिकॉज़ कहीं न कहीं इसका यूज़ करके आप हार्डवेयर को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो ये, अगर आप एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर नहीं हो या एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं हो, तो आप सिस्टम की मेमोरी की बैंड बजा सकते हो, ठीक है? ये हो सकता है। सिस्टम्स क्रैश कर सकते हो, सर्वर्स क्रैश कर सकते हो। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है, लेकिन कहीं न कहीं एडवांटेज इसलिए है, बिकॉज़ अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी बात क्या है, कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं, ये आपके सी में लिखे गए हैं। दूसरी बात, मैक्सिमम जितने भी सर्वर्स होते हैं, वो सर्वर्स इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फ़ास्ट है। इट इज़ वेरी फ़ास्ट, है ना? ये हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करता है कहीं न कहीं, तो इट इज़ वेरी फ़ास्ट। जब आप जावा या ऐसे कुछ यूज़ करते हो ना, जावा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में काम करता है, एक वर्चुअल मशीन बन जाएगी, वीएम, इसी के अंदर वो इंटरैक्ट करेगा, है ना? इससे इंटरैक्ट करेगा। फिर ये जो होती है, ये कहीं न कहीं हार्डवेयर से इंटरैक्ट करेगी। तो प्रोसेस लंबी हो जाती है, इसीलिए वो आपका कहीं न कहीं क्या होता है कि स्लो है, बाकी लैंग्वेजेज़ स्लो है। सी इज़ वेरी फ़ास्ट, सी एंड सी प्लस प्लस आर फ़ास्ट। तो ये है इसका एडवांटेज, तो आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग सीखनी है, अगर आपको यूनिक्स और लिनक्स पे काम करना आना है, या ऐसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने हैं, या अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, तो कहीं न कहीं सी प्रोग्रामिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है कि एप्लीकेशंस क्या है? देखिए, सी प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस क्या है? अगेन,
सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में यूज़ होता है, मैंने आपको बताया। इवन विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स सब कुछ सी में लिखा हुआ है। सेकंड इज़ कंपाइलर्स। कंपाइलर क्या होता है मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में। कंपाइलर आर ट्रांसलेटर्स जो आपकी लैंग्वेज, आपकी किसी भी बनी हुई कोड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये कंपाइलर्स भी जो होते हैं सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। असेंबलर्स क्या होते हैं? हाँ, ओके, मैंने आपको उस समय बोला था 3 चीज़ें होती है। असेंबलर मैं बताना भूल गया। असेंबलर सिर्फ़ असेंबली लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज आजकल इतनी यूज़ नहीं होती। पुराने ज़माने में यूज़ होती थी, ठीक है? जहाँ पे न्यूमोनिक्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि प्लस करना है तो उसके लिए ऐड लिख देंगे, ऐसे करके, है ना? तो कैलकुलेशन जब कंप्यूटर्स बड़े-बड़े होते थे और कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते थे, साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए, उस टाइम पे फोरट्रान, असेंबली लैंग्वेज ये सब यूज़ होते थे। ऑलराइट? टेक्स्ट एडिटर्स हो गया जैसे कि नोटपैड वगैरह, ये सब भी कहीं न कहीं आप किसी प्रोग्रामिंग में लिखे होते हैं। उसके बाद ये प्रिंट स्पूलर्स, ठीक है? नेटवर्क के ड्राइवर्स, है ना? ड्राइवर्स होते हैं, वो भी इसमें लिखे हैं। आजकल के मॉडर्न प्रोग्राम्स भी आप इसमें लिख सकते हो। डेटाबेसेस जो होता है, जो डीबीएमएस होता है, उसका जो इंटरनल प्रोग्रामिंग होती है, वो भी कहीं न कहीं इसको यूज़ करती है बिकॉज़ कहीं न कहीं आपको हार्डवेयर से इंटरैक्ट करना है। लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, मैंने इंटरप्रेटर का मतलब बताया, इंटरप्रेटर और कंपाइलर मैंने आपको दोनों बता दिए थे, है ना? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ जैसे कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल एंटीवायरस हो गया और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि तो जो जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है, कि स्पेसिफिक काम के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, वो भी कहीं न कहीं आपके लिए सी प्रोग्रामिंग में ही लिखे जाते हैं। ऑलराइट? तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सी, है ना? अब हम हिस्ट्री के बारे में बात करने रहे हैं। ये लेक्चर केवल और केवल यही लेक्चर जो है ये आपका थ्योरेटिकल ज़्यादा होने वाला है। इनिशियली उसके बाद सिर्फ हम कोर प्रोग्रामिंग पे ध्यान देंगे, बिल्कुल प्रोग्रामिंग ही सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बहुत लोगों की शिकायत होती है कि प्रोग्राम करना नहीं आ रहा, भई हमको प्रोग्रामिंग हम पढ़ते हैं लेकिन यहाँ नहीं घुसती। तो उसको पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, मैं आपको वो सिखाऊँगा। ठीक है? प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, हम वो सीखेंगे। तो आपने अगेन मैं बोलूँगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, ठीक है? अब बात कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, राइट? तो हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। ये आपको क्या है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, तो वहाँ पे आपको काम आएगा। अगर आप प्रोफेशनल हैं और सिर्फ कोडिंग सीखना चाहते हैं, तो इस पार्ट को आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। बट अगेन आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इसका यूज़ क्या है कि हम आज जहाँ हैं, वहाँ कैसे पहुँचे। है ना? तो हमें समझ में आएगा कि इन फ्यूचर भी हम कहाँ जाएँगे और कैसे रिक्वायरमेंट्स आती हैं और कैसे डेवलपमेंट्स होते हैं। ठीक है? तो सबसे पहला देखिए अल्गोल था। अल्गोल वाज़ द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहीं न कहीं, है ना? जो कि 1960 में इंट्रोड्यूस हुई थी। है ना? और ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करके लेके आई थी। नेक्स्ट फिर 1967 में जो है बीसीपीएल आई, जिसका नाम था बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? जो मार्टिन रिचर्ड्स ने आपके 1960s में इसको डेवलप किया। देन आती है बारी सी लैंग्वेज की, उसके पहले आई थी बी, बीसीपीएल से बाद बी आई थी, बी के बाद आती है देखिए डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को बेल लैबोरेटरीज़ में 1970s में इसको अर्ली 1970s में यानी 1971 या 72 के अराउंड इसको डेवलप किया था, ठीक है? है ना? इसके पहले ओल्डर वर्ज़न जो था देखो बी, वो केन थॉम्पसन ने बनाया था, है ना? द मेन पर्पज़ ऑफ सी क्रिएशन वो जो था, मैंने आपको बताया यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ हुआ था। 1980s में, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट यानी कि आंसी, है ना? एनसी हम बोलते हैं, एनसी बिगिन वर्किंग ऑन, इसको हम स्टा इसका काम होता है लैंग्वेजेस को स्टैंडर्डाइज़ करना, क्योंकि देखिए डेवलपर ने बनाया कहीं पे सी लैंग्वेज ओपन सोर्स लैंग्वेज है। तो किसी ने बनाया, मान लो अमेरिका में बैठा हुआ बंदा है, उसने कुछ एक लैंग्वेज बना दी, उसमें उसने सिंटैक्स लिख दिया। मान लिए कि प्रिंट करने के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं इसमें, मान लीजिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं प्रिंटफ, है ना? प्रिंटफ फंक्शन हम यूज़ करते हैं, एक कमांड है। अभी फंक्शंस पे मत जाइए, क्या होता है, क्या नहीं होता, हम सीखेंगे इसको भी। तो प्रिंटफ यूज़ करता है, ठीक है? लेकिन इंडिया में बैठा हुआ एक अलग बंदा है, उसने फिर से उसने भी सी लैंग्वेज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दिया। उसने लिख दिया प्रिंट एक्स, है ना? उसने प्रिंट एक्स फंक्शन बना दिया। अब दिक्कत क्या होगी? मान लीजिए कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक डेवलपर हूँ। अब वो कोड मेरे पास आ गया, मुझे उसको मॉडिफाई करना है। अब मैंने पढ़ा यार ये प्रिंटफ क्या होता है? कहीं देख रहा हूँ प्रिंटफ लिखा है, कहीं देख रहा हूँ प्रिंट एक्स लिखा हुआ है। तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो वहाँ उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए जो ये होती है ना, ये जो संस्था है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, यही है ना इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ओके। तो ये जो है, ये स्टैंडर्डाइज़ेशन यानी कि कहीं न कहीं कुछ नियम बना देते हैं, मतलब कुछ रूल्स, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स ये लोग निकालते हैं कि भई इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, है ना? ये उसके लिए होता है ताकि हर जगह जहाँ पे भी पूरी दुनिया में सी यूज़ हो, एक जैसी यूज़ हो।
ताकि हर जगह उसका डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन पॉसिबल हो, हर किसी के लिए वो सेम हो, ठीक है? तो बस ये है। एंड इन 1980s इन्होंने ये किया, स्टैंडर्डाइजेशन चालू किया एंड एनसीसी आई, उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड सी आ गई, है ना? व्हिच वाज़ स्टैंडर्डाइज्ड इन 1989, ठीक है? 1989 में स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया इसको। नेक्स्ट, द करंट वर्ज़न की अगर आज हम बात कर रहे हैं कि आज कौन-सा वर्ज़न चल रहा है, ठीक है? तो सी लैंग्वेज का C23 यानी कि जो 2024 में आईएसओ आईईसी वर्ज़न आया था, जो कि अक्टूबर 2024 में रिलीज़ हुआ है। दिस इज़ लेटेस्ट वर्ज़न ऑफ सी लैंग्वेज जो कि अभी चल रहा है, ओके? एंड नेक्स्ट यहाँ देखिए कुछ वर्जन्स लिखे हुए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना? जब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ कैसे मिलेगा उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। एंड में मैं आपको बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलने वाली है इसकी, राइट? नोट्स मिल जाएँगे आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री है आपके लिए, सब कुछ फ्री है, बस लूटो। ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स में भी काम आ जाएगा और थोड़ा बहुत नॉलेज भी आप अपडेट कर सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं इतने सालों के अंदर, ठीक है? जो लेटेस्ट है इसमें क्या चीज़ें आई हैं, क्या नहीं आया, लेटेस्ट वर्ज़न 3 बेटर सपोर्ट्स द कॉन्स्ट क्वालिफायर, न्यू कीवर्ड्स आ गए हैं इसमें, टाइप ऑफ, यूनिकोड, कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीज़ें आएँगी। ये सब हम सीखेंगे, जब हम पढ़ाई करेंगे ना तब हम ये सब चीज़ें सीखेंगे, ऑलराइट? अभी के लिए इसको आप एक नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर आपको मैं लिंक दे दूँगा बिल्कुल पीडीएफ का, आपको मिल जाएगा, ओके? पढ़ाई करने के लिए। नेक्स्ट, एडवांटेजेस। तो गाइस नेक्स्ट हम एडवांटेजेस की बात करेंगे कि सी लैंग्वेजेस के कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये सब प्योरली कहीं न कहीं थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में, कॉलेज एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करती है, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी और स्पीड की बात कर रहे हैं। सबसे पहला एडवांटेज जो है इसका, वो है एफिशिएंसी एंड स्पीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये लो लेवल पे काम करती है, मेमोरी लेवल पे भी काम करती है। इसकी वजह से इसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट होती है, फ़ास्ट स्पीड है। पोर्टेबल है, यानी कि आप यहाँ पे कोड किया, आपने मेरे सिस्टम पे कोड किया, आप आपके सिस्टम पे भी रन कर सकते हो। सी कंपाइलर होना चाहिए, सी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, वरना सी इज़ कंप्लीटली पोर्टेबल। तो आप एक प्रोग्राम को एक जगह बना करके उसको 10 जगह पे उसका EXE वर्ज़न कहीं पे भी आप रन करिए, वैसा का वैसे ही आपको आउटपुट देगा। हार्डवेयर के सबसे ज़्यादा क्लोज़ है, तो इसको पॉइंटर्स की यूज़ से हम लो लेवल में ऑपरेशंस कर सकते हैं, जो कि हार्डवेयर से जैसे मान लो प्रिंट देना, हम ड्राइवर्स लिख सकते हैं, है ना? बहुत सारी जो अ, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोवेव काम करता है, जो कार के अंदर जो आपके जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, कई चीज़ें हैं, तो इनकी कोडिंग लिखने के लिए भी ये जैसे काम करते हैं, इनके अंदर भी कोड लिखा जाता है, उसके लिए भी सी लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं कि कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनबिल्ट होते हैं, प्री-बिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिनको हमको डायरेक्टली यूज़ करना है, ठीक है? तो बहुत सारा कोड इसमें पहले से लिखा है, जिसको हम बस कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी आपको बताया था प्रिंटफ, है ना? तो मैंने आपको प्रिंटफ फंक्शन बताया था, ये डायरेक्टली यूज़ होता है, कुछ भी चीज़ आपको प्रिंट करनी है स्क्रीन पर उसके लिए, ओके? नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, तो स्ट्रक्चर्ड है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में एक फ्लो, टॉप डाउन फ्लो में ये फ्लो होता है, ठीक है? कोडिंग, है ना? तो ये मॉड्यूलर है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसमें फंक्शंस, लूप्स, कंडीशनल ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। क्या होता है ये सब हम आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है, हाँ, तो इस प्रोसीजरल पैराडिग्म को फॉलो करती है। वर्सेटाइल है, ठीक है? इट कैन बी यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स लाइक जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले आपको मैंने बताया कि अब सिस्टम एप्लीकेशंस, कंपाइलर, फर्मवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स क्या है? तो भाई डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहला तो है कि मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी जो रैंडम ये जब हम पढ़ेंगे ना, जब हम पॉइंटर्स टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कभी-कभी क्या होता है कि हम रैंडमली मेमोरी एलोकेट करते हैं किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, तो वो डीएलोकेट करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। जैसे अब अगर आप जावा वगैरह पढ़ रहे हो ना, तो जो जावा और एडवांस लैंग्वेजेज़ है, वहाँ पे गार्बेज कलेक्टर करके एक चीज़ होती है, जो अपने आप मेमोरी को फिर रिलीज़ कर देती है। तो मेमोरीज़ मैंने आपको बोला ना सी हार्डवेयर पे काम कर रही है। अगर आप गलत प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप अपने हार्डवेयर की बैंड बजा सकते हो कहीं न कहीं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ता है, बस इतनी सी बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। नो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर नहीं है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर क्या होता है, ओप्स क्या होता है, ये सब हम जावा में पढ़ेंगे या फिर जब हम जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, इन चीज़ों में पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस में भी हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा-सा ग्लिम्प्स बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये होता है कि एक बनी-बनाई एक ब्लूप्रिंट होता है, क्लास होती है, एक टेम्पलेट होता है, जिसको हम यूज़ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे अ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा इकट्ठा करना है,
तो एक मैंने स्टूडेंट नाम से एक ब्लूप्रिंट बना देता हूँ, एक टेम्पलेट बना देता हूँ कि स्टूडेंट के पास रोल नंबर होगा, स्टूडेंट के पास उसका क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस हमें सेव करनी है, उसके मार्क्स होंगे, है ना? और स्टूडेंट का एड्रेस होगा, उसका फ़ोन नंबर होगा, ये सब हमने एक टेम्पलेट बना के रख लिया। अब क्या होता है कि जब हम हमको जितने स्टूडेंट ऐड करते जाने हैं, उतने उनके इस टेम्पलेट के हम बस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के पास ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। हमें बार-बार, बार-बार लिखना नहीं पड़ता। यहाँ आपको लिखना पड़ता है। थोड़ा-सा बस ये ही है, ठीक है? अब गार्बेज कलेक्शन नहीं होता, मैंने अभी आपको समझाया कि जो मेमोरी आपने कहीं पे एलोकेट करी, उसको आपको ही फ्री करना पड़ता है, ठीक है? तो ये होता है कि जैसे मान लो कि रिकर्सिव प्रोग्रामिंग की हम बात कर लेते हैं कई बार, या डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग क्या होती है कि कोई प्रोग्राम है जो एक फंक्शन है, अपने आप को ही बार-बार, बार-बार, बार-बार कॉल कर रहा है। अब वो फँस गया लूप में। अब फँस गया, तो फिर अब उसको वो फिर आपकी पूरी मेमोरी को पूरा क्रैश कर देगा। ठीक है? तो ये दिक्कतें हो जाती हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग मतलब कि कभी मान लीजिए कि है ना, ये लाइब्रेरी एक्सेप्शन हैंडलिंग की ये सब जावा सपोर्ट करता है, कि आपके पास सी में नहीं है, कि कुछ अचानक से एरर आ जाती है, तो आप एक उसको थ्रो करते हो, उसको कैसे कैच करते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये आप जब जावा वगैरह हाई लेवल चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इसको बस याद कर लो और एग्ज़ाम में लिख देना जब आपसे पूछा जाए तो, क्योंकि इस लैंग्वेज में इसका यूज़ ही नहीं है, तो हम इसको इतनी डिटेल में क्यों लेके जाएँ, राइट? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। अब एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम मतलब जैसे कि कार वगैरह, माइक्रोवेव ओवन्स, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डीबीएमएस, नेटवर्किंग के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गेम डेवलपमेंट में भी सी का बहुत बड़ा यूज़ है, गेम डेवलपमेंट में सी का बहुत बड़ा यूज़ है। साइंटिफिक मैथमेटिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं, उनमें टेक्स्ट एडिटर्स और आईडीईज़ जो होती हैं, आईडीईज़ क्या होती हैं? कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जहाँ पे आप कोड लिखते हो, जैसे हम सी प्रोग्रामिंग जब हम लिखेंगे तो हम भी देखिए, मैं यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर्स यूज़ करने वाला हूँ, ऑनलाइन ही करूँगा, मैं सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। बट अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे पढ़ रहे हो, और ये आप जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, तो प्रोजेक्ट्स के लिए ये आसान हो जाता है आईडी, क्योंकि सारे हमारे कोड एक जगह पे आ जाते हैं और उसी को यूज़ करना होता है हमें। तो आईडीज़ यूज़ करना बहुत अच्छी बात होती है, बट आप जब सीख रहे हो, तो इट इज़ नॉट ऑफ वेरी मच यूज़ शुरू-शुरू में। जब आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करोगे तो आईडी ही सीखना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ हर कंपनी में, हर आईटी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में आईडीईज़ यूज़ होते हैं, जैसे कि वीएस कोड हो गया, ठीक है? और वि विजुअल स्टूड विजुअल सी प्लस प्लस हो गया, है ना? ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट, ओके, सो ये हमारा लेक्चर हो चुका है खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, जिसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो होता है ना, बहुत हर कोई बता देता है, लेकिन मैं आपको इतना डिटेल में एक-एक चीज़ तोड़-तोड़ के बताऊँगा कि आप ऐसा मान लीजिए कि 50% सी लैंग्वेज केवल फर्स्ट प्रोग्राम में ही सीख जाओगे। आपको मज़ा आने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करने के लिए अगेन, सबसे पहले तो देखिए कोर्स की फीस के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको शुरू में बोला कि कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन हमें आपसे कुछ उम्मीदें हैं। कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, देखिए ये इसका यूज़ क्या है? मैं आपको बता भी देता हूँ कि पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारा मिशन है कि जो लोग महँगे कोर्सेज़ अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग महँगी स्टडी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनको अपना करियर बनाना है कहीं न कहीं आईटी में, या उनका इंटरेस्ट है, पैशन है कोडिंग के प्रति, उनको हम चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ला के दे सकें। बट अगर आप सक्षम हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ भी अमाउंट डोनेट करना चाहते हैं, तो एक यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे दिख रहा है, chirag@official@ybl। इस पे आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम जितना, देखिए मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मनी है तो कहीं न कहीं हम और कोर्सेज़ लेके आ पाते हैं। अमाउंट हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर आप ये इट इज़ टोटली ऑप्शनल, अगर आप करना चाहें, आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे कोर्सेज़ प्रोवाइड करने वाले हैं, तो डेफ़िनिटली आपको जितना लगता है आप कर सकते हैं। फिलहाल हर बंदे के लिए जो मैंडेटरी फीस है, जो ज़रूरी फीस है, वो ये है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो देखो आपको नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेंगे नहीं। इसको और दोस्तों तक शेयर करना है, वरना हम चाहते हैं जो हमारा जो मिशन है, वो अधूरा रह जाएगा, ठीक है? लाइक करना है अगर वीडियो पसंद आया, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है पर्सनली, और कमेंट करना है आपके डाउट्स। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, आई विल डेफिनिटली ट्राई टू मेक वीडियोज़, अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, वी विल मेक ऑन इट। अब बात रही पीडीएफ की, तो ये देखिए, ये जो लिंक है, इसको आप यूज़ करिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, सीएस एडु पॉइंट 2, ठीक है? यहाँ पे आप जॉइन कर लीजिए, यहाँ मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा पीडीएफ के लिए, जिसको आप ओपन करके बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। आपको मज़ा आया, आपको पढ़ के समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।